हाँ देखिए, यहां तक कंप्लीट हो गया था हमारा। टोटल जो प्रोडक्शन था 38 एटीपी हो गया था। कितना हो गया था? 38 एटीपी। अब यहां से आगे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र है, ईटीएस है आगे। ये हाइड्रोजन का, इसमें ईटीएस में हाइड्रोजन का अंतिम ग्राही जो है वो ऑक्सीजन होता है। मतलब जो हाइड्रोजन होता है उसको लास्ट में कौन ग्रहण करता है? तो कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है। ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स चक्र में प्रयुक्त विभिन्न पदार्थों द्वारा हाइड्रोजन आयन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। तो देखिए, अब जो विभिन्न पदार्थ ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में यूज हो रहे थे, उनसे हमको क्या प्राप्त होता है? एक तो हाइड्रोजन आयन मिलता है H+, और क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जो कि विभिन्न हाइड्रोजन ग्राहियों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। हाइड्रोजन ग्राही मुख्य रूप से NAD होता है, हमने बताया था वहां भी, और H को ग्रहण करके NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ATP वगैरह ये सब हाइड्रोजन ग्राही होते हैं, या FAD या NAD। NAD होता है हाइड्रोजन ग्राही, FAD होता है। हाइड्रोजन ग्राही का मतलब ये हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। अब जैसे अगर ये NAD हाइड्रोजन ग्राही है, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा तो NADH2 बना लेगा। क्या बना लेगा? उसी प्रकार FAD हाइड्रोजन ग्राही है तो इसको ग्रहण करके FADH2 बना लेगा। क्या बना लेगा? हाँ, इत्यादि द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जिनमें NADH2 व FADH2 का निर्माण होता है। आगे है FADH2 व NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन को बहु प्रोटीन समूह को ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरित करते हैं। इस स्थानांतरण में शुरुआत में इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं। इस स्थानांतरण के द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ATP में चेंज किया जाता है, और इस प्रकार स्थानांतरण के लास्ट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी हो जाती है, और यह पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, या F1 कण या ऑक्सीसोम बोलते हैं। यहाँ पर हमने बताया था, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे, F1 कण या ऑक्सीसोम या इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण, याद आ रहा है? में संपन्न होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन परिवहन पथ या ETS कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम होता है, इसमें भी एनर्जी जो है बनती है ATP के रूप में, और एनर्जी को स्टोर करके रख लिया जाता है। आगे है NADH2 व FADH2 द्वारा प्राप्त जो हाइड्रोजन होते हैं उसको ऑक्सीजन से जोड़ दिया जाता है, और जोड़ करके जल जो है उसका निर्माण किया जाता है। किसका? पानी का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ के बाद में हमारा नया अगला टॉपिक है श्वसन गुणांक, या रेस्पिरेटरी क्यूटिएंट बोलते हैं। तो श्वसन गुणांक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जितनी उपयोग होने वाली ऑक्सीजन, भाई उपयोग होगी ऑक्सीजन और निकलेगी क्या श्वसन में? क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे या अपॉन उपयोग की गई कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, उसी को हम बोलते हैं श्वसन गुणांक, या शॉर्ट में बोलते हैं RQ। क्या बोलते हैं? तो देखिए RQ का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन, मतलब जो उत्पन्न होती है या निकलती है उसको ऊपर लेना है, उसके वॉल्यूम को। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, उसके आयतन को ऊपर लेना है, और उपयोग क्या होती है? ऑक्सीजन, उसके वॉल्यूम को कहाँ आना है? नीचे आना है। तो जब हम CO2 के आयतन में O2 के आयतन का भाग दे देते हैं तो उसका निकल आता है RQ, या श्वसन गुणांक। किसी भी पदार्थ का निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है।
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं कार्बोहाइड्रेट का, लिखा है जब अगर कार्बोहाइड्रेट का उपयोग श्वसन के पदार्थ के रूप में हो रहा है, मतलब ऑक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अरे भाई मुख्य रूप से तीन ही थे ऑक्सीकारक, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। तो अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हो रहा है श्वसन में, श्वसन के पदार्थ के रूप में, तो RQ की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। कितनी आती है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उत्पन्न होता है उतना ही ऑक्सीजन उसमें लगता है। अरे भाई दोनों बराबर होंगे तभी तो एक आएगा। अरे एक कब आएगा RQ? जब दोनों बराबर होंगे। अरे CO2 का वॉल्यूम और O2 का वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे तभी एक आएगा ना। ठीक है, लेकिन अगर वसा का उपयोग हो रहा है श्वसन के पदार्थ के रूप में तो RQ का मान ये 1 से क्या है? कम है। क्या है? अरे भाई RQ तो 1 से कम है ना, इस साइड वाला। तो RQ का मान 1 से कम आता है, लगभग 0.7 आता है। कितना आता है? अब 1 से कम किस कंडीशन में आएगा? जब ऊपर वाला ज्यादा हो कि कम हो नीचे वाले से। अब भाई 1 से कम आएगा तो ऊपर वाला कम होना चाहिए, नीचे वाला ज्यादा होगा, तब तो 1 से कम आएगा है? अरे ऊपर वाला मान लो 1 है, नीचे वाला 2 है, तो 2 का भाग 1 में देंगे, 1/2 मतलब आधा, 0.5 आए। मतलब ऊपर वाला कम हो, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो कम होता है, उत्पन्न कम होती है, लेकिन यूज ज्यादा होती है ऑक्सीजन। समझ रहे हो? अगर तीसरा देखें, जब श्वसन योग्य पदार्थ में प्रोटीन लिया जा रहा है तो RQ का मान 1 से कम होता है, मतलब कि वसा में भी 1 से कम हो रहा है और प्रोटीन में भी 1 से कम हो रहा है, दोनों में हो रहा है, लगभग 0.8। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से सॉरी वसा से ज्यादा है। जैसे दाल के अंकुरित बीज, दाल के अंकुरित बीज। अब दाल के अंकुरित बीज में क्या होता है भैया? अब दाल जितनी भी होती है वो प्रोटीन का सोर्स होती है, तो प्रोटीन होता है दाल में। क्या होता है? प्रोटीन। तो अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे कि दाल के अंकुरित बीज का RQ बताइए कितना होता है, कितना होगा? 1 से कम या 0.8। ठीक है, उसी प्रकार अगर पूछ ले कोई अनाज वाली क्रॉप दे दी मान लो, तो उसका पूछ लिया, मान लीजिए गेहूं का बताइए, तो गेहूं क्या किसका सोर्स है? अनाज वाली फसलें हैं, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। RQ कितना होगा? ठीक है, सीधा नहीं पूछेगा। कार्बनिक अम्ल के लिए अगर मान लो उसमें श्वसन के पदार्थ के रूप में कार्बनिक अम्ल का उपयोग हो रहा है, ये दरअसल कार्बनिक अम्ल का उपयोग अनोक्सी श्वसन में होता है। RQ का मान 1 से ज्यादा आता है। कितना आता है? अब 1 से ज्यादा का मतलब बताइए। 1 से ज्यादा का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और नीचे वाला ऑक्सीजन का जो आयतन रहेगा वो कम होगा, तभी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो उसमें भी अगर अलग अलग देखें तो मैलिक अम्ल जो होता है, मैलिक अम्ल का RQ होता है 4/3। भाई ऊपर वाला ज्यादा है ना, तो 1.33। कितना? तो मैलिक अम्ल का RQ होता है 1.33। और अगर ऑक्जेलिक अम्ल का देखें तो ये RQ होता है 4/1 बराबर 4। कितना होता है? 4। मतलब कि सबसे ज्यादा RQ किसका हो? ऑक्जेलिक अम्ल का। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मांसलोद्भिद पौधे जो होते हैं, जिनका जो पार्ट मांसल होता है, जैसे नागफनी, कैक्टस वगैरह, जिनको हम कैंप प्लांट बोलते हैं, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो रेगिस्तानी इलाके या जहां पर पानी की कमी होती है उन इलाकों में उगते हैं, उनमें रात्रि में क्या होता है? CO2 मुक्त नहीं होती है। क्या नहीं होती है? CO2 मुक्त नहीं होती है, क्योंकि रात में क्या करते हैं वो अपने स्टोमेटा को खोलते हैं और दिन में क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं। बहुत ज्यादा समझदार पौधे होते हैं। इनका RQ कितना? 0 होता है। कितना होता है? तो सबसे न्यूनतम पूछ ले तो क्या आएगा? कैंप प्लांट। क्या आएगा? कैक्टस, नागफनी वगैरह। देखिए वही लिखा है, आगे लिखा है, किंतु दिन के समय इन्हीं पौधों का RQ 1.33 होता है, क्योंकि दिन के समय क्या करते हैं? ये रंध्र को तो बंद कर लेते हैं, लेकिन इनमें मैलिक एसिड बनता है। क्या बनता है दिन के समय? और मैलिक एसिड का देखिए कितना होता है, इसलिए इनका भी दिन में कितना है। ठीक है, एक और है अवायवीय श्वसन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का RQ इन्फिनाइट होता है। कितना होता है? अनंत होता है। और आप जानते हैं 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो अनंत आता है। इसका मतलब नीचे भाग किसका लगेगा?
जीरो का, ऊपर जो है 2 है, 2 में 0 का भाग लगाएंगे अनंत। तो सबसे ज्यादा RQ अगर पूछा जाए तो अब किसका होता है, अगर ऑप्शन में ये है तो, ठीक है। अरे भाई अनंत होता है ना सबसे ज्यादा, इनफिनाइट होगा ना सबसे ज्यादा। अगर ऑप्शन में ये है तो, नहीं है तो फिर किसका आएगा, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और सबसे कम किसका आएगा, अगर रात का समय है तो RQ सबसे कम किसका, केम प्लांट का होगा। और अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो फिर किसका आएगा, अरे फैट का आएगा 0.7, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगला है पी, ट्रिपल पी, इसको बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पथ। क्या बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पथ, या इसी को बोलते हैं हम HMP संट। क्या बोलते हैं। अब ये पी ट्रिपल पी क्या है, ये भी एक प्रकार का सिस्टम होता है जिससे एनर्जी बनती है। जैसे हमने श्वसन में देखा था, बन रही थी, दोनों प्रकार के श्वसन में एनर्जी बन रही थी, तो इसमें भी एनर्जी बनती है। तो 2 वैज्ञानिक थे, बोरबर्ग व डिकेंस, क्या नाम था, इन्होंने ग्लूकोज अणु का विघटन के लिए एक वैकल्पिक पथ की खोज करी थी, जिसे हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, HMT का पूरा फुल फॉर्म है। यह कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये भी एक प्रकार का एज अनोक्सी श्वसन टाइप का सिस्टम है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और इसमें भी जो है एनर्जी बनती है। कितनी बनती है, 36 ATP एनर्जी इसमें भी बनती है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो कि श्वसन की क्रिया को कम ज्यादा करेंगे या प्रभावित करेंगे, ठीक है। उनमें मुख्य रूप से, वैसे तो श्वसन की क्रिया में प्रभावित करने वाले कारक वही आएंगे जो कि श्वसन की क्रिया में लग रहे थे या यूज हो रहे थे। कल हमने पढ़ा था श्वसन की अभिक्रिया में क्या क्या चीज लग रही थी। एक तो भाई ग्लूकोज भोज्य पदार्थ था, ऑक्सीजन की प्रेजेंट थी, एंजाइम था, और भी कुछ चीजें हैं, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। तो पहला नंबर है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। तो श्वसन की क्रिया के लिए जो अनुकूल टेम्परेचर होता है वो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक होता है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उस पर श्वसन की जो दर है वो कम हो जाती है, और अगर कम हो जाती है और जो एंजाइम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पे श्वसन की दर लो हो जाती है, स्लो हो जाती है या कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर एंजाइम क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अत्यंत कम ताप होने पर, मान लीजिए और बहुत कम हो गया टेम्परेचर, तब भी श्वसन की दर क्या होती है, घट जाती है या कम हो जाती है, क्योंकि एंजाइम अनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। समझ पे आ रहा है। एक नॉर्मल रेंज कितनी है श्वसन के लिए, ठीक ठाक, तो 35 से 40 डिग्री। अगर इससे ज्यादा जाएगा तो भी श्वसन की दर कम होगी, और इससे कम जाएगा तो भी श्वसन की दर घट जाएगी। ज्यादा होने पर, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है, एंजाइम जो है नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर कम होता है, किससे कम, इससे कम, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर से निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा है प्रकाश या लाइट। प्रकाश की अधिक तीव्रता के कारण श्वसन की दर बढ़ जाती है, मतलब कि लाइट से के साथ में इसका सीधा रिलेशन है। अगर लाइट ज्यादा होगी तो श्वसन की दर बढ़ जाती है, लाइट कम होगी तो श्वसन की दर घट जाती है। तीसरा है प्रभावित करने वाला कारक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता या कंसंट्रेशन उसके मॉलिक्यूल कितने ज्यादा है। तो वायुमंडल में अगर एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है, ज्यादा होती है, तो श्वसन की दर भी क्या होगी, घट जाती है। उल्टा है इसके साथ रिलेशन, अगर CO2 बढ़ेगा तो श्वसन की दर घट जाएगी, या उसका उल्टा करेंगे, CO2 की सांद्रता अगर कम होगी तो श्वसन की दर बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की सांद्रता देख लेते हैं। अगला प्रभावित होने वाला कारक है ऑक्सीजन की सांद्रता।
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन होता है, वह क्रिया कारक ज्यादा खर्च होते हैं और एटीपी के रूप में एनर्जी हमको कम प्राप्त होती है। अनाक्षी श्वसन में कितनी होती है? 2 एटीपी होती है या 21 किलो कैलोरी। पाश्चर एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार यदि ऐसे श्वसन में हम ऑक्सीजन दे दें, पहली बात तो ये अनॉक्सी श्वसन की बात कर रहा है, देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है अवायवीय श्वसन और क्रिया कारक ज्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन पाश्चर ने बताया था अगर ये क्रिया हो रही है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो हम एकदम से उसको ऑक्सीजन दे दें। क्या दे दें? ऑक्सीजन दे दें तो क्रिया कारक कम खर्च होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? कम खर्च होने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाश्चर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ये पाश्चर साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसको पाश्चर इफेक्ट भी कहा जाता है। तो पाश्चर इफेक्ट आपसे पूछा जाएगा तो क्या होता है पाश्चर इफेक्ट? कि अनाक्षी श्वसन अगर हो रहा है तो उसमें हम क्या करें, थोड़ी सी ऑक्सीजन दे दें तो जो क्रिया कारक खर्च हो रहा है वो कम खर्च होने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद 5वां प्रभावित करने वाला कारक है घाव। घाव तो आप समझते ही हो, घाव क्या होता है? क्षतिग्रस्त टिश्यू, अगर ऊतक जो है उसको हम क्षतिग्रस्त कर देते हैं तो उसमें श्वसन की दर अस्थायी रूप से बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है अस्थायी रूप से, परमानेंट नहीं होगी, अस्थायी, क्योंकि उसको रिकवर भी तो करना है वो जो डैमेज हुआ है। ठीक है, तो बात वही है कि उसमें सेल डिवीजन बढ़ेगा, तो सेल डिवीजन बढ़ेगा तो भाई क्या होगा, रेस्पिरेशन भी तो बढ़ेगा। आगे है H2O या जल है। जल की उचित मात्रा में श्वसन की दर ठीक होती है, किंतु ज्यादा कम, अत्यंत कम होने पर श्वसन की दर भी घट जाती है। तो जल के साथ में लगभग सीधा रिलेशन है, समानुपाती रिलेशन है। 7वें नंबर का प्रभावित करने वाला कारक है संदमक। क्या है? संदमक। और संदमक में बताया क्या होता है? कुछ रासायनिक पदार्थ श्वसन की क्रिया को पूरी तरीके से रोक देते हैं या कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उन्हें हम संदमक बोलते हैं। ये बता चुका हूं मैं, उदाहरण भी बताए थे। ये है साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है। ये क्या करते हैं? श्वसन की दर को बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो ये हमारे 7 श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक थे। आई होप ये क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, ये बचा है खत्म इसके बाद। ठीक है, इसको भी करवा ही देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है। अगला है किण्वन है या फर्मेंटेशन। अगला प्रभावित करने वाला कारक ही है इसमें, किण्वन या फर्मेंटेशन। किण्वन या फर्मेंटेशन एज एक प्रकार का अनॉक्सी श्वसन होता है। क्या होता है? बस हल्का सा एक अंतर होता है, वो मैं बता दूंगा। किण्वन या फर्मेंटेशन, किण्वन शब्द का प्रयोग सबसे पहले उन सभी क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनमें विभिन्न जीवाणु वगैरह व कवकों में अनाक्षी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का इनकम्प्लीट, अपूर्ण जो है विघटन या ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड व एथिल एल्कोहल बनता है। अरे यही तो अनाक्षी श्वसन में बन रहा था। अथवा अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल इत्यादि बनते हैं, जबकि अनाक्षी श्वसन में केवल एथिल एल्कोहल बनता है। देखिए क्या अंतर है इसमें और उसमें। अनाक्षी श्वसन और किण्वन में एक हल्का सा अंतर है, वो ये है कि अनाक्षी श्वसन में हमेशा एथिल एल्कोहल और 2 अणु एथिल एल्कोहल और 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें डिपेंड करता है आप कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर एंजाइम ले रहे हैं। एंजाइम के हिसाब से यहाँ पर अम्ल बनते हैं, अम्ल भी बन जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होगा किण्वन की, और वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा था, लेकिन उसके प्रोडक्ट बिल्कुल जो बनते हैं तो वही बनते हैं। कौन से? एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें प्रोडक्ट जो है चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एंजाइम। ठीक है, अनाक्षी श्वसन ये किण्वन में। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें, आप देख पा रहे हो। तो इसमें लिखा है, अगर क्या लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे देखिए, अनाक्षी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है तो CO2 व एथिल एल्कोहल बनता है, अथवा अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल इत्यादि बनते हैं। ये केवल इसी में होता है अनाक्षी श्वसन में, लेकिन इसमें इसके अलावा भी कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि बनते हैं। किसमें? किण्वन में। जबकि अनाक्षी श्वसन में केवल क्या बनता है? एथिल एल्कोहल। इतना सा अंतर है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगी।
अब सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे लुई पास्चर, इन्होंने किण्वन की खोज करी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है किण्वन या फर्मेंटेशन को किसने खोजा, तो लुई पास्चर ने। उनके अनुसार एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में बदलाव होता है या बदल जाता है। तो एंजाइम लगता है यहाँ पर, तो ये रिएक्शन वही है C6H12O6, ऑक्सीजन नहीं लगेगी, अनऑक्सीशोषण का टाइप है। तो जाइमेज एंजाइम लगेगा, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, दो अणु एथिल अल्कोहल और 2 CO2। लेकिन अगर इसी प्रकार देखा जाए, किण्वन की बात करें, ये तो अनऑक्सीशोषण में भी आ जाएगा। अगर किण्वन में देखें तो लैक्टोबैसिलस लैक्टी जीवाणु, अगर मैं यहाँ पर लैक्टोबैसिलस लैक्टी जीवाणु ले लूं इसी रिएक्शन में, तो हमारे पास प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा फिर, पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ठीक है। या उसी प्रकार यहाँ पर जीवाणु में चेंज कर दूं, ये एंजाइम चेंज कर दूं, एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु ले लूं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, एस्टिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, एस्टिक एसिड, मतलब CH3COOH। और अगर यहाँ पर मैं अगर बेसिलस ब्यूटायरिकस ले लूं तो क्या बनेगा, ब्यूटायरिक अम्ल। तो ये समझ पा रहे हैं, उसमें केवल एक ही चीज बनती है, क्या बनती है, एथिल अल्कोहल। इसमें तो और भी चीजें बन जाएंगी, डिपेंड करेगा यहाँ पर कौन सा जीवाणु आप ले रहे हैं, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बिंदु हैं, ये बिंदु भी देख लो, तो इसमें कुछ नहीं है। बिंदु में लिखा है जहां पर ऑक्सी श्वसन व अनाक्सी श्वसन एक साथ देखने को मिलते हैं दोनों, उसको हम संक्रमण बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण बिंदु। जहां पर दोनों श्वसन देखने को मिलेंगे उसको संक्रमण बिंदु कहते हैं। कुछ फलों में पकने के समय श्वसन की दर अचानक इंक्रीज, बढ़ जाती है, श्वसन की दर बढ़ जाती है, इसे हम क्लाइमेक्टेरिक श्वसन बोलते हैं। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको, क्लाइमेक्टेरिक श्वसन बोलते हैं। उदाहरण के लिए केला, तो केले को हम जब पकाते हैं, तो जब कार्बन से, तुम लोग बोलो कार्बन से पकाते हैं, इथिलीन का यूज किया जाता है, उसमें भी इथोफेन का एक प्रकार का हार्मोन होता है, उससे पकाया जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उसमें क्लाइमेक्टेरिक श्वसन पाया जाता है, मतलब श्वसन की दर जो अचानक बढ़ जाती है जिसके कारण वो पक जाता है, ठीक है। तो समझ पा रहे हो, केला उदाहरण है इसका। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है, नहीं आखिरी नहीं है, एक और सेकंड लास्ट है। जीवाणु में इंटर ड्यूडोरॉप, ईडी बोलते हैं शॉर्ट में, पथ पाया जाता है जिससे जीवाणुवीय श्वसन, जिसे हम जीवाणुवीय श्वसन कहते हैं। तो जीवाणुओं में एक कौन सा सिस्टम पाया जाता है, ईडी। क्या पाया जाता है, ईडी। इसको हम जीवाणुवीय श्वसन भी बोलते हैं, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। अगला लास्ट पॉइंट है श्वसन का जो मापन है कि कितनी गति से श्वसन हो रहा है, इसका मापन किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है गैनांक का रेस्पायरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, गैनांक का रेस्पायरोमीटर के द्वारा। इसमें कुछ नहीं है, ये चैप्टर अब खत्म है यहाँ पर, ठीक है। तो मेन हमारी क्रिया विधि है श्वसन की, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। और हमारा जो अपना ये कौन सा साइकिल था लास्ट वाला, क्रेब्स चक्र, वहां से क्वेश्चन रहेंगे और इनसे भी रहेंगे, बट पढ़ लेना आप, ठीक है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ।